नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पैसा से पैसा सीजन 2 निवेश की पाठशाला। आज का सवाल बहुत आम है, लेकिन इसका सही जवाब हर किसी को पता नहीं होता। अगर आपके पास कुछ पैसा है, तो क्या आपको निवेश शुरू करना चाहिए या पहले अपने कर्ज का भुगतान करना चाहिए? कई लोग इस दुविधा में रहते हैं। एक तरफ भविष्य के लिए निवेश करने की इच्छा और दूसरी तरफ मौजूदा कर्ज का दबाव। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, निवेश और ऋण अदायगी के बीच सही संतुलन। हम समझेंगे अच्छे ऋण गुड डेट और बुरे ऋण बैड डेट में क्या अंतर है। होम लोन और एजुकेशन लोन जैसे ऋण कब उचित हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बकाया और उच्च ब्याज वाले कर्ज क्यों खतरनाक होते हैं। उच्च ब्याज वाले ऋणों से निपटने की दो लोकप्रिय रणनीतियां, डेट एवलांच और डेट स्नोबॉल। निवेश से पहले आपातकालीन निधि बनाना क्यों जरूरी है और कैसे ब्याज दरों की तुलना करके सही वित्तीय निर्णय लिया जा सकता है। इस एपिसोड में हम कुछ व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से यह भी समझेंगे कि कैसे अनुशासित योजना के साथ कर्ज से बाहर निकलते हुए निवेश की यात्रा भी शुरू की जा सकती है। याद रखिए, वित्तीय स्वतंत्रता केवल अधिक कमाने से नहीं, बल्कि समझदारी से प्रबंधन करने से आती है। तो चलिए दोस्तों, आज समझते हैं कि निवेश और कर्ज के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पर हर महीने सिर्फ वो मिनिमम ड्यू भर रहा है। हाँ, जो न्यूनतम देय राशि होती है। बिल्कुल। तो गणित के हिसाब से ना वो इंसान असल में अपने मूल कर्ज का लगभग 3 गुना पैसा बैंक को चुकाने वाला है, जो कि बहुत ही डरावनी सच्चाई है। बहुत डरावनी। और अक्सर होता क्या है कि जब महीने के अंत में थोड़े पैसे बच जाते हैं या मान लीजिए कोई दिवाली का बोनस मिल गया, तो इंसान एक बहुत अजीब से दोराहे पर खड़ा हो जाता है। हाँ, कर्ज चुकाने और निवेश के बीच का दोराहा। एग्जैक्टली। एक रास्ता कहता है कि तुरंत जाकर इस कर्ज को खत्म कर दो, आजाद हो जाओ, और दूसरा रास्ता कहता है कि नहीं, इस पैसे को काम पर लगाओ, इन्वेस्ट करो, कोई एसआईपी शुरू कर दो भविष्य के लिए। हाँ। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही है। हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन वित्तीय दस्तावेजों और शोध सामग्री का गहराई से अध्ययन किया है, और आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही पुराना डिबेट है। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था, क्या इस पूरी बहस का कोई एक सीधा गणितीय फॉर्मूला है, मतलब कोई ऐसा रूल जो सब पर लागू हो? अगर एक सीधा जवाब तलाशें तो वो मौजूद नहीं है। मतलब कोई एक सही जवाब है ही नहीं जो हर व्यक्ति पर फिट बैठे। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से किसी की वर्तमान वित्तीय स्थिति, उनकी रिस्क लेने की क्षमता और सबसे बड़ी बात, उन पर जो कर्ज है उसकी ब्याज दर क्या है, उस पर निर्भर करता है। ब्याज दर बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। अगर हम इसके बेसिक्स को समझे ना, तो ये पूरी बहस दरअसल गणित की कठोरता और ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान के बीच का एक बैलेंस है। गणित और मनोविज्ञान का बैलेंस, ये तो काफी दिलचस्प पॉइंट है। लेकिन किसी भी रणनीति को अपनाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी लगता है कि कर्ज है किस तरह का। हाँ, कर्ज की प्रकृति समझना सबसे जरूरी है। क्योंकि हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही साफ लाइन खींची गई है अच्छे लोन्स और खराब लोन के बीच। अब बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि कर्ज तो बस कर्ज होता है, एक बोझ है। सही कहा। तो क्या वाकई कोई लोन अच्छा हो सकता है? देखिए, समाज की यही धारणा तो फाइनेंशियल लिटरेसी की सबसे बड़ी रुकावट है। हर कर्ज बुरा नहीं होता। अमीर लोग कर्ज का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए एक टूल की तरह करते हैं। अच्छा, मतलब एक औजार की तरह। हाँ, जो गुड डेट या अच्छा लोन होता है वो कर्ज है जो भविष्य में आपकी संपत्ति या आपकी आय बढ़ाने का काम करता है। इनकी दो बहुत ही खास बातें होती हैं। कौन सी दो बातें?
पहली तो ये कि इनकी ब्याज दरें आमतौर पर काफी कम होती हैं, लगभग सिंगल डिजिट के आसपास। और दूसरी, इन पर सरकार की तरफ से टैक्स में भारी छूट मिलती है। ओहो, मतलब ये एक तरह का लीवरेज है, दूसरों के पैसे से खुद की संपत्ति बनाना। एग्जैक्टली। जैसे अगर हम होम लोन का उदाहरण लें, कोई घर खरीदने के लिए बैंक से पैसा लेता है। अब समय के साथ उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, एप्रिशिएट होती है। हाँ, और साथ ही इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 24B के तहत ईएमआई पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। यही तो इसका मुख्य विज्ञान है। टैक्स छूट के बाद एक 8.5% का होम लोन असल में आपको सिर्फ 6 या 6.5% का ही पड़ता है। वाओ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल। और इसी कैटेगरी में एजुकेशन लोन भी आता है। वहां आप अपनी खुद की ह्यूमन कैपिटल पर दाव लगा रहे होते हैं। एक अच्छी डिग्री भविष्य की कमाई को कई गुना बढ़ा देती है, जो उस लोन के ब्याज से कहीं ज्यादा कीमती है। हाँ, लेकिन इसके बिल्कुल उलट होता है खराब लोन या बैड डेट, जो जेब से पैसे निकालता है। हाँ, ये वो कर्ज है जो चुपचाप हर दिन आपकी जेब खाली करता रहता है। हमारे सोर्स मटेरियल में इस खराब लोन के जो आंकड़े हैं ना, वो सच में डराने वाले हैं। अगर क्रेडिट कार्ड कोई लें, इस पर सालाना 36 से 42% तक का ब्याज लगता है, जो कि बहुत ही खतरनाक रेखा है। मतलब मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। ये खराब लोन एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें एक बहुत बड़ा छेद है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट रूपी कितना भी पानी डालें, वो 40% ब्याज वाले छेद से बाहर बहे ही जाएगा। बिल्कुल, आप कितनी भी तेजी से भागें, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये बाल्टी वाला उदाहरण बिल्कुल सही है। 36 से 42% का चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी भविष्य की कमाई को आज ही जला रहे हैं। और पर्सनल लोन भी तो इसी में आते हैं ना। हाँ बिल्कुल, उन पर भी 12 से 20% का ब्याज लगता है। और सबसे बड़ी बात, इन पर सरकार कोई टैक्स छूट नहीं देती। ये पूरी तरह से पैसों की बर्बादी है। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। स्रोत में कार या बाइक लोन को भी खराब लोन कहा गया है, लेकिन क्या ये हमेशा सच है? आप किस सेंस में कह रहे हैं? मतलब अगर कोई इंसान काम पर जाने के लिए या अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कार लेता है, तो उसकी यूटिलिटी है ना रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या उस उपयोगिता का कोई वित्तीय मोल नहीं है? देखिए, उपयोगिता अपनी जगह है और वित्तीय गणित अपनी जगह, दोनों अलग चीजें हैं। कार निश्चित रूप से जीवन को आसान बनाती है, लेकिन अगर हम सिर्फ वेल्थ क्रिएशन या संपत्ति बनाने के नजरिए से देखें तो वो नुकसान है। हाँ, क्योंकि कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। इसकी कीमत समय और इस्तेमाल के साथ लगातार गिरती है। ये तो है, शोरूम से बाहर निकालते ही गाड़ी की कीमत 10-15% कम हो जाती है। एग्जैक्टली। और यहीं पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत का सिद्धांत आता है। मान लीजिए आपने 10% ब्याज पर कार लोन लिया। अब आप एक ऐसी चीज के लिए 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं जिसकी अपनी कीमत हर साल गिर रही है। दोहरा नुकसान। हाँ, अब सोचिए, अगर वही ईएमआई का पैसा आप किसी इंडेक्स फंड में डालते जो 12% रिटर्न देता, तो आप वो 10% ब्याज बचाते भी और 12% कमाते भी। सही बात है। मतलब इसका ये अर्थ नहीं कि लोग कार ना खरीदें, बल्कि ये है कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ऐसे लोन को जल्दी से जल्दी खत्म करें। बिल्कुल सही समझे आप। तो अब जब ये साफ हो गया है कि ये 36-40% वाला खराब लोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसे खत्म कैसे करें? इसके लिए हमारे स्रोत में 2 बहुत ही अलग रणनीतियां बताई गई हैं। हाँ, और यहीं पर वो गणित बनाम मनोविज्ञान वाली बात आती है। बिल्कुल। पहली रणनीति है डेट एवलांच मेथड। ये पूरी तरह से मैथ्स पर टिकी है। इसमें आपको अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनानी होती है और उन्हें ब्याज दर के हिसाब से घटते क्रम में रखना होता है। एवलांच मतलब हिमस्खलन, तो सबसे ऊपर वो कर्ज होगा जिसका ब्याज सबसे ज्यादा डरावना है। मान लीजिए 40% वाला क्रेडिट कार्ड सबसे ऊपर है, तो इस मेथड का रूल ये है कि आप अपनी सारी एक्स्ट्रा सेविंग्स इसी सबसे महंगे लोन को कुचलने में लगा दें। और बाकी जो छोटे लोन है लिस्ट में, उनका क्या? उन पर तो बैंक पेनल्टी लगा देगा? नहीं, बाकी सब पर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते रहेंगे ताकि सिविल स्कोर खराब ना हो और पेनल्टी ना लगे। अच्छा, सिर्फ मिनिमम? हाँ, और जैसे ही वो सबसे महंगा लोन खत्म होता है, आप वो पूरा पैसा दूसरे सबसे महंगे लोन की तरफ मोड़ देते हैं। गणित के हिसाब से ये बेस्ट तरीका है। इससे सबसे ज्यादा पैसे बचते हैं। ये तो पूरी तरह से लॉजिकल है। अगर कोई कंप्यूटर या कैलकुलेटर हिसाब लगाएगा तो वो एवलांच ही चुनेगा, तो फिर कोई वो दूसरा तरीका क्यों ही चुनेगा? क्योंकि हम इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं। और यहीं पर दूसरा तरीका आता है, डेट स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल? हाँ। ये कैसे काम करता है? ये पूरी तरह से
इंसान के दिमाग और साइकोलॉजी पर काम करता है। इसमें हम ब्याज दर को भूल जाते हैं, इसके बजाय हम कर्जों को उनके अमाउंट के हिसाब से छोटे से बड़े क्रम में लगाते हैं। एक मिनट, मतलब अगर मेरा एक 10,000 का लोन है और एक 5 लाख का, तो मैं 10,000 वाले को सबसे ऊपर रखूंगा। बिल्कुल। और आप अपनी सारी ताकत उस सबसे छोटे कर्ज को खत्म करने में लगा देंगे, चाहे उसका ब्याज कुछ भी हो। और जब वो खत्म हो जाए तो आप वो पैसा दूसरे सबसे छोटे कर्ज में डाल देंगे। जैसे एक स्नोबॉल पहाड़ से गिरते हुए बड़ी होती जाती है, वैसे ही आपकी कर्ज चुकाने की ताकत बड़ी होती जाएगी। यार मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ, मतलब ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। क्यों, क्या हुआ? अगर कोई 40% ब्याज के नीचे दबाए तो स्नोबॉल तो वित्तीय सुसाइड जैसा है ना। मान लीजिए मेरे पास एक 15,000 का पर्सनल लोन है 12% पर और 80,000 का कार्ड बिल है 40% पर। हाँ, आम स्थिति है। तो स्नोबॉल के हिसाब से मैं पहले 15,000 वाला चुकाऊंगा, लेकिन जब तक मैं उसे चुकाऊंगा वो 80,000 वाला बिल तो 40% की दर से बढ़कर भयंकर रूप ले लेगा ना। कोई समझदार इंसान ऐसा क्यों करेगा? ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है और स्प्रेडशीट भी यही कहती है कि ये बेवकूफी है। हाँ, लेकिन इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में है। विज्ञान कहता है कि हम हमेशा रैशनल या तर्कसंगत नहीं होते। हमारा दिमाग भावनाओं और मोटिवेशन पर चलता है। मतलब डोपामाइन का खेल है। बिल्कुल। जब इंसान भारी कर्ज में होता है तो वो बहुत स्ट्रेस में होता है, एक तरह की घुटन महसूस होती है। हाँ, एक हारने वाली फीलिंग आती है। अब एवलांच मेथड में अगर सबसे महंगा कर्ज बहुत बड़ा है तो उसे झुकाने में सालों लग सकते हैं। इंसान को कोई जीत महसूस नहीं होती और वो बोर होकर या निराश होकर बीच में ही छोड़ देता है। अच्छा, वो गिव अप कर देता है। हाँ, लेकिन स्नोबॉल में जब आप कुछ ही हफ्तों में एक छोटा कर्ज पूरी तरह खत्म कर देते हैं और लिस्ट में से उसे लाल पेन से काटते हैं तो एक जबरदस्त फील गुड फैक्टर आता है। एक साइकोलॉजिकल जीत मिल जाती है। एग्जैक्टली। यही मोटिवेशन इंसान को अनुशासित रखता है। अगर इंसान का हौसला ही टूट जाए तो सबसे बढ़िया गणित भी किस काम का। वाह, ये बात वाकई गहराई में उतरती है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि पैसों के फैसले सिर्फ एक्सेल शीट पर नहीं, डर और उम्मीद के बीच लिए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दोनों रणनीतियों का असल जिंदगी में क्या असर होता है, ये समझने के लिए हमारे सोर्स में मुंबई के राजेश की एक केस स्टडी है। राजेश की कहानी बहुत ही रिलेटेबल है आज के युवाओं के लिए। हाँ, नई नई नौकरी लगी थी, जोश में 2 क्रेडिट कार्ड ले लिए, खर्च बढ़ने लगा और फिर वो उसी जाल में फंस गए जो बैंकों का फेवरेट है, मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये जो मिनिमम ड्यू का कॉन्सेप्ट है ना, ये फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा छलावा है। वही ना, जब 50,000 का बिल आता है और नीचे लिखा होता है न्यूनतम देय राशि केवल 250 रुपए, तो लगता है बैंक तो बड़ा मेहरबान है। लेकिन असल में वो 2,500 रुपए सिर्फ उस महीने के ब्याज को कवर कर रहा है। वो 50,000 का मूलधन तो वहीं का वहीं खड़ा है। हाँ, मतलब आप कर्ज नहीं चुका रहे, आप बस कर्ज को जिंदा रखने की फीस दे रहे हैं। मैं तो इसे गरीबी का सब्सक्रिप्शन कहती हूँ। और इसी भ्रम में राजेश पर 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया। और राजेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, एसआईपी शुरू करना चाहते थे, लेकिन वो 40% का ब्याज, उनका सारा पैसा निकल रहा था। तो उन्होंने इस यूटर्न को कैसे मारा? सबसे पहले तो उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकारा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट उन्हें 40% का रिटर्न नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो उन्होंने एवलांच मेथड चुना। अपने सारे फालतू खर्चे बंद कर दिए, बाहर खाना, शॉपिंग सब बंद। एक तरह का फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया खुद पर। में अच्छे लोन के लिए बहुत काम आएगा। हाँ, और आज वो उसी पैसे से 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं। राजेश की केस स्टडी में उनका एक कोट है जो मुझे बहुत हिट किया। कर्ज चुकाना निवेश से ज्यादा कठिन था, लेकिन इसने मुझे असली आजादी दी। ये कोट इस पूरी चर्चा का सार है। शांति का रास्ता अनुशासन से ही निकलता है। तो राजेश की सक्सेस स्टोरी से प्रेरणा लेते हुए हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही बढ़िया एक्शनेबल चेकलिस्ट दी गई है। हाँ, एक रोड मैप उन लोगों के लिए जो आज इस कंफ्यूजन में हैं कि पहले क्या करें। और इस रोड मैप का पहला कदम थोड़ा चौंकाने वाला है। इसमें सिखाया है कि कर्ज चुकाने से पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाओ। ये बहुत लोगों को अजीब लगता है। हाँ, मतलब सिर पर 40% ब्याज की तलवार लटक रही है, तो मैं बैंक में कैश क्यों खाली छोड़ दूं? क्योंकि सोचिए, अगर आपने सारा पैसा कर्ज चुकाने में लगा दिया और अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या जॉब चली गई तो क्या होगा? पैसा तो होगा नहीं। तो आपको मजबूरन वापस उसी क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने पड़ेंगे और आप फिर से उसी दुष्चक्र में फंस जाएंगे। अरे हाँ, ये तो कभी खत्म ना होने वाला लूप बन जाएगा। इसलिए कम से कम 3 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड होना
एक सेफ्टी नेट का काम करता है। ये बहुत लॉजिकल है। इसके बाद दूसरा बड़ा स्टेप है ब्याज दर की तुलना करना। ये निर्णय लेने का सबसे आसान तरीका है। आपको बस अपने लोन के ब्याज की तुलना उस रिटर्न से करनी है जो आप निवेश से कमाने की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब अगर क्रेडिट कार्ड का ब्याज 36% है और म्यूचुअल फंड से 12-15% रिटर्न मिल सकता है, तो आंख बंद करके पहले लोन चुकाइए, क्योंकि दुनिया का कोई भी सेफ इन्वेस्टमेंट आपको 36% रिटर्न नहीं दे सकता। आप 15% कमाकर 40% का घाटा नहीं भर सकते। बाल्टी का छेद बहुत बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए सिचुएशन उल्टी हो। आपका सबसे बड़ा कर्ज एक होम लोन है, जिस पर टैक्स छूट के बाद आपको सिर्फ 6.5 या 7% ब्याज देना पड़ रहा है। फिर क्या करें? ऐसे में बैलेंस वाली रणनीति काम आती है। आपको अपना होम लोन जल्दी खत्म करने की कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, आप आराम से होम लोन की ईएमआई चलने दें और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे 12-15% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इससे आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ेगी। तो अच्छे लोन और एसआईपी को साथ साथ चलाया जा सकता है। बिल्कुल चलाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच ना, स्रोत में एक ऐसी बात लिखी है जो स्प्रेडशीट के सारे गणित को फेल कर देती है। आप साइकोलॉजिकल पीस की बात कर रहे हैं? हाँ, मानसिक शांति। ये तो हमारी पूरी फाइनेंशियल जर्नी का अल्टीमेट गोल है। हम पैसे क्यों कमाते हैं? शांति और सुरक्षा के लिए ना। एग्जैक्टली। अगर किसी पे कर्ज है, भले ही वो बहुत कम ब्याज वाला अच्छा लोन हो, लेकिन अगर उस कर्ज के नाम से ही उसे रात में नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो फिर सारा गणित बेकार है। फिर तो यही कहेंगे कि शांति से बढ़कर कोई रिटर्न नहीं है। 100%। अगर मन अशांत है तो सारा कैलकुलेशन छोड़िए और सबसे पहले उस कर्ज को जड़ से खत्म कीजिए। कर्ज मुक्त होकर सुबह उठने की जो एनर्जी और कॉन्फिडेंस होता है ना, उसे किसी इंडेक्स फंड के रिटर्न से नहीं नापा जा सकता। क्या बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो पिक्चर एकदम क्लियर है। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता कभी भी खराब कर्ज के बोझ के नीचे से नहीं गुजरता। बिल्कुल नहीं। अगर आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे वेल्थ डिस्ट्रॉयर में फंसे हैं तो अपने स्वभाव के हिसाब से एवोलांच या स्नोबॉल मेथड चुनिए और इसे तुरंत खत्म कर दीजिए। और अच्छे लोन को एसआईपी के साथ चतुराई से बैलेंस कीजिए। हाँ, लगातार अनुशासन ही वो चाबी है जो आपको आजादी दिला सकती है। रातों रात कोई जादू नहीं होता, पर सही दिशा में उठाया गया हर कदम आपको आजादी की तरफ ही ले जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो हमने आज इस उलझन को गहराई से समझा, लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो हमारी आज की लाइफस्टाइल पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज हमने इस बात पर जोर दिया कि मानसिक शांति सबसे बड़ा रिटर्न है, लेकिन अगर हम आज अपने चारों तरफ देखें तो हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां बाय नाउ पे लेटर, यानी अभी खरीदें बाद में पैसे दें, ये कल्चर एक महामारी की तरफ फैल रहा है। एक क्लिक पर तुरंत कर्ज मिल जाता है। हाँ, फोन खरीदने से लेकर पिज्जा खाने तक के लिए ईएमआई के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या सुविधा और तात्कालिक खुशी के नाम पर यह नई संस्कृति अनजाने में हमारी पूरी पीढ़ी के दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर रही है जहां हर महीने ईएमआई की चिंता और वित्तीय घुटन को जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा मान लिया जाए? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हम सिर्फ एक नया फोन या नए कपड़े कुछ दिन पहले पाने की चाह में अपनी भविष्य की मानसिक शांति हमेशा के लिए गिरवी रख रहे हैं? इस पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि इसका जवाब किसी फाइनेंशियल बुक में नहीं, हमारी खुद की रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। निवेश शुरू करें या पहले कर्ज चुकाएं? आज हमने समझा कि हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। कुछ ऋण हमारे भविष्य को मजबूत कर सकते हैं, जबकि कुछ ऋण हमें आर्थिक दबाव में डाल सकते हैं। हमने सीखा कि उच्च ब्याज वाले ऋणों को प्राथमिकता से समाप्त करना चाहिए। गुड डेट और बैड डेट में अंतर समझना जरूरी है। डेट एवलांच और डेट स्नोबॉल जैसी रणनीतियां कर्ज चुकाने की प्रक्रिया को आसान बना सकती हैं, और निवेश की यात्रा शुरू करने से पहले एक मजबूत आपातकालीन निधि होना बेहद जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश और ऋण अदायगी को एक दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि एक संतुलित वित्तीय योजना के दो हिस्से समझना चाहिए। अगर आप अनुशासन, धैर्य और सही रणनीति अपनाते हैं तो धीरे धीरे कर्ज का बोझ कम होगा
और निवेश की ताकत बढ़ती जाएगी। सीजन 2 में आगे हम वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा के और भी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते रहेंगे। अगर यह एपिसोड आपको उपयोगी लगा हो तो पैसा से पैसा को स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक और यूट्यूब पर फॉलो करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो कर्ज और निवेश के बीच उलझे हुए हैं। यह था पैसा से पैसा निवेश की पाठशाला। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसी प्रकार के और निवेश की बातें। तब तक याद रखिए, सही निर्णय वही है जो आपके भविष्य को हल्का और मजबूत दोनों बनाता है।